मछली को पकड़ने के लिए कांटा मछली की पसंद का लगाया जाता है, मछुआरे की पसंद का नहीं। मछुआरे को मछली का चारा घिनौना और बदबूदार लगेगा, लेकिन मछली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वही पसंद है। सियासत में भी यही बात का ध्यान रखना चाहिए। जो बातें ज्यादातर वोटरों को पसंद है वो करें। आपको क्या पसंद है वो करेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मछुआरे को रसगुल्ला पसंद हो और वो मछली के कांटे में अगर रसगुल्ला लगा देगा तो क्या होगा? एक भी मछली नहीं फंसेगी। आज के वोटर्स को तमाशा, सर्कस, जुमला और कहानियां पसंद हैं। वो कहानियों में सोचते हैं और फैसले भी उसी हिसाब से लेते हैं। तो आप उन्हें कहानी ही परोसें, ऐसी कहानी जिसमें ड्रामा हो, एक्शन हो और कॉमेडी भी हो। हाँ दोस्तों, फिल्मों की कामयाबी की ही तरह सियासत की कामयाबी में भी यही चीजें मायने रखती हैं। मंझे हुए कुछ एक्टर्स, एक लार्जर देन लाइफ वाला हीरो और एक बेहतरीन एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट, यकीन माने कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। आगे और क्या कहें। यूपी चुनाव में आप कांटा, मछली और चारे की इस हकीकत को समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जिस लखीमपुर खीरी जिले में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अजय टेनी के बेटे ने 4 किसानों को गाड़ी से कुचल कर मार दिया था, उस जिले में बीजेपी ने 8 में से 8 सीटें जीत ली। खैर, अगर बात ओवैसी के उत्तर प्रदेश इलेक्शन में उनकी पार्टी के परफॉर्मेंस की करें तो असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज्यादातर उम्मीदवार 5000 वोटों के आंकड़े को भी पार नहीं कर सके। ओवैसी ने जनादेश कबूल करते हुए कहा है कि पार्टियां ईवीएम को इल्जाम दे रही हैं, खराबी ईवीएम में नहीं है, जो चिप लोगों के दिमाग में लगाई गई है वो बड़ा रोल निभा रही है। मतलब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने बुरी तरह नकार दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 विधानसभा सीटों में एआईएमआईएम को इस बार आधा फीसदी से भी कम वोट मिले हैं। चुनाव आयोग से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक आजमगढ़ से एआईएमआईएम के उम्मीदवार कमर कमाल को 5515, देवबंद सीट से उमैर मदनी को 3500, जौनपुर से अभय राज को 6224, कानपुर कैंट से मोइनुद्दीन को 1109, लखनऊ सेंटर से सलमान को सिर्फ 621, मुरादाबाद से बकी रशीद को 2698, मेरठ से इमरान अहमद को 3036, मुरादाबाद ग्रामीण से मोहिद फरगनी को 2376, निजामाबाद से अब्दुल रहमान अंसारी को सिर्फ 6097, मुजफ्फरनगर में मोहम्मद इंतजार को 3640, संडीला से मोहम्मद रफीक को सिर्फ 1452, टांडा से इरफान अहमद को 7431 वोट, सिराथू से शेर मोहम्मद को सिर्फ 863 और बहराइच से राशिद जमील को 2238 वोट हासिल हुए हैं। एआईएमआईएम ने विधानसभा चुनाव में 100 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने का दावा किया था। ओवैसी ने अपने उम्मीदवार इन्हीं सीटों पर उतारे थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीटें थीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों समेत दूसरे मतदाताओं ने उन्हें बुरी तरह से नकार दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से 37 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। तब उन्हें 0.24% वोट हासिल हुए थे। इस लिहाज से देखने पर उन्हें इस बार 2 गुने वोट मिले हैं, लेकिन उसने पिछली बार के मुकाबले इस बार 2.5 गुना से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी काफी सुर्खियों में रहे थे। मेन मुकाबले में शामिल रही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर वो लगातार हमले करते रहे थे। अपने इन सारे हमलों में वो सत्ता में मुस्लिम भागीदारी का सवाल उठाते रहे थे। समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगाते रहे थे कि उसने मुसलमानों का वोट लेकर उन्हें धोखा दिया है। चुनाव के दौरान ओवैसी और उनकी पार्टी पर ऑपोजिशन की तरफ से लगातार इल्जाम लगाए जाते रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट काट कर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन पर भाजपा की बी टीम होने का इल्जाम भी लगता रहा था। हालांकि चुनावी नतीजे बताते हैं कि मुस्लिम वोट ने ओवैसी पर भरोसा नहीं जताया। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना सकी है। मतलब मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को ही गए हैं और बीजेपी की जीत और समाजवादी पार्टी की हार में ओवैसी का कोई रोल तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।
जबकि मायावती ने जरूर बीजेपी की जीत और समाजवादी पार्टी की हार में अहम किरदार निभाया है। इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई है। जानकारों का मानना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मायावती ने बीजेपी की बी टीम की तरह चुनाव लड़ा है और उत्तर प्रदेश चुनाव में बीएसपी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। बीएसपी के वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुए हैं और बीएसपी की वजह से समाजवादी पार्टी की हार हुई है। मायावती की चुप्पी जो पूरे चुनाव के दौरान कायम रही थी, वो इन्हीं हकीकत पर रोशनी डालती है। दरअसल ये पहला मौका था जब मायावती और उनकी पार्टी ने इतने बेमन से चुनाव लड़ा था। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद भी चुनाव खत्म होने तक मायावती कहीं भी सीन में नजर नहीं आई। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 28 रैलियां और रोड शो करे, तो वहीं मायावती सिर्फ 18 बार रैली करती हुई दिखाई पड़ी, जबकि प्रियंका गांधी ने 209, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने 203 और अखिलेश यादव ने 131 रैलियां और रोड शो करे थे। यहां तक कि पूरे चुनाव के दौरान मायावती सिर्फ एक ही बार मीडिया के सवालों का जवाब देती हुई नजर आई थी। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर मायावती ने जनता से इतनी दूरी क्यों बनाकर रखी थी। चुनाव के दौरान जब खुद मायावती से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर इसे टालने की कोशिश करी कि उनके काम करने का तरीका अलग है और वो रोड शो नहीं करती हैं, गली मोहल्लों में नहीं जाती हैं। मायावती ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी कैडर वाली पार्टी है। उन्होंने कोरोना के दौरान पूरे साल लखनऊ में रहकर जमीनी मेहनत करी है, छोटी छोटी मीटिंग्स करके कार्यकर्ताओं को समझाया है, लेकिन जानकार मायावती की इस दलील से इत्तेफाक हरगिज नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि इस विधानसभा चुनाव में बीएसपी का नॉन मुस्लिम कोर वोटर जाटव, पासी, कोरी, वाल्मीकि, खटीक जैसी जातियों के वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट करे गए हैं और वो भी बेहद होशियारी से करे गए हैं। इस बड़े शिफ्ट से बीजेपी को यकीनन काफी फायदा पहुंचा है। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि चुनाव से ठीक पहले गांव-गांव तक ये बात पहुंच गई या पहुंचा दी गई कि बीएसपी और बीजेपी एक ही है, यानी एक साथ है। इस दावे को मजबूत करते हुए पहले फेज की वोटिंग से पहले ही मायावती का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया व्हाट्सएप के जरिए घर घर पहुंचाया गया, जिसमें वो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी को वोट देने की बात करती हुई सुनाई दे रही थी। हालांकि ये वीडियो तो पुराना था और आधा अधूरा ही था, लेकिन ना तो मायावती की तरफ से इसका पुरजोर खंडन किया गया और ना ही बीजेपी ने इसको लेकर कोई ऐतराज जताया। यहां तक कि आईटी सेल ने इसको और भी ज्यादा फैलाया। हो सकता है कि आपको यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन सुदूर गांव में ये बात जंगल में आग की तरह फैली थी कि मायावती ने बीजेपी को सपोर्ट करने का फैसला लिया है। हालांकि विधानसभा चुनाव के पहले भी मायावती कई मौकों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी का सपोर्ट करते हुए दिखाई दी हैं और इसलिए लोग बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम लगाते रहते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने कहा था कि बीएसपी ने अपनी रेलिवेंसी बनाई हुई है। मैं मानता हूं कि उनको वोट आएंगे, सीट में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं है, लेकिन वोट आएंगे। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में उनसे जुड़ेंगे, काफी सीटों पर जुड़ेंगे। अमित शाह के इस बयान पर मायावती ने जवाब देते हुए कहा था कि ये उनकी महानता है कि उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार किया है। मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी के काम करने के तरीके से बहुत ज्यादा दुखी हैं। मुस्लिम समाज तो उनसे वैसे ही नाराज है, तो उनको वोट कैसे दे देगा। चुनाव के बीच अमित शाह मायावती की इस जुगलबंदी को समाजवादी पार्टी के कोर वोटर में टूट करने की कोशिश के तौर पर भी देखा और चुनावी नतीजों के बाद यह तो साबित हो चुका है कि बीएसपी वाकई बीजेपी की बी टीम है। जबरदस्त हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई मायावती ने मीडिया और सोशल मीडिया पर ठीकरा फोड़ते हुए सभी इल्जामों का जवाब दिया। मायावती ने कहा कि जातिवादी मीडिया ने स्पॉन्सर्ड सर्वे और लगातार नेगेटिव कैंपेन के जरिए खास तौर पर मुस्लिम समाज और बीजेपी विरोधी हिंदू समाज के लोगों को गुमराह करने में काफी बड़ा रोल निभाया है और इसमें काफी सफल भी हुए हैं। और ये मीडिया इस बात को प्रूव करने में कामयाब हुआ है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है और ये पार्टी समाजवादी पार्टी के मुकाबले कम मजबूती से लड़ रही है।
जबकि सच्चाई उसके ऑपोजिट है, क्योंकि बीजेपी से बीएसपी की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ प्रिंसिपल और चुनाव की भी थी। लेकिन मीडिया के प्रोपेगेंडा के चलते बीजेपी के एग्रेसिव मुस्लिम विरोधी कैंपेन से मुस्लिम समाज ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया और मुस्लिम वोट एसपी की तरफ जाते देखकर दलित वर्ग में मेरे खुद के समाज को छोड़कर बाकी सब हिंदू समाज ने अपना वोट बीजेपी को अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिया। सोचिए जरा, मायावती खुद कह रही हैं इस बात को। वैसे दोस्तों, यहां पर आपको बता दूं कि बीएसपी को 2017 में 19 सीटें मिली थी और तब उनका वोट प्रतिशत 22.20% था। साल 2012 में बीएसपी को 80 सीटें और 25.90% वोट मिले थे, जबकि 2007 में 206 सीटों के साथ 30.40% वोट हासिल हुए थे और 2002 में 98 सीटें और 23.10% वोट मिले थे। लेकिन 2022 के चुनाव में बीएसपी को सिर्फ एक सीट नसीब हुई और पार्टी को 13% से भी कम वोट मिले हैं, जबकि 1996 से लेकर आज तक बीएसपी को उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा चुनाव में 19% से कम वोट नहीं मिले थे। वहीं पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी की सीटें भले ही कम हो गई हों, लेकिन उसका वोट परसेंट बढ़ा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि पार्टी के साथ नए वोटर जुड़े हैं और जानकारों के मुताबिक इसमें ज्यादा तादाद में बीएसपी से ट्रांसफर हुए वोट हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 312 सीटें मिली थी और उसका वोट प्रतिशत 39.70% था, लेकिन 2022 के चुनाव में सीटें घटकर 255 हो गईं, लेकिन फिर भी पार्टी का वोट परसेंट बढ़कर 41% से ज्यादा हो गया, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट प्रतिशत के मामले में अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि दलितों की सियासत करने वाली मायावती का इस तरह वॉक ओवर देना उनकी अपनी पार्टी और डेमोक्रेसी के लिए कितना सेहतमंद है। 10 साल पहले तक उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही पार्टी आज एक सीट पर सिमट चुकी है, जो यकीनन उनके लिए फिक्र करने की बात है। सियासी जानकार उनकी रणनीति के बारे में साफ तौर पर तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। हालांकि ज्यादातर जानकारों का मानना है कि मायावती किसी सोची समझी रणनीति के तहत ही काम कर रही हैं, लेकिन उससे उन्हें कितना फायदा या नुकसान होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मायावती ने समाजवादी पार्टी को हराने में अहम रोल निभाया है। दूसरी तरफ ओवैसी सुर्खियों में तो रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का खाता तक नहीं खोल पाए। ओवैसी तब भी सुर्खियों में आए थे जब यूपी के एक चुनावी दौरे के बाद वो दिल्ली जा रहे थे तो उनकी कार पर गोलियां चलाई गई थीं। कांग्रेस की तरह ही सुर्खियों में रहने के बावजूद भी एआईएमआईएम के परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं हुआ। हालांकि उम्मीद तो थी कि बिहार में कामयाबी का मजा चख चुके ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी अपना कदम जमाते नजर आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वहीं दूसरी तरफ गौर करने की बात यह भी है कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति के जानकारों ने कहा था कि यूपी का चुनाव भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी हो गया है, जिसमें मतदाता किसी दूसरे ऑप्शन के बारे में नहीं सोचेंगे और मुस्लिम वोट एक मुश्त समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगा। अब नतीजे भी इसी बात को वेरीफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल चुनावी नतीजों के बाद ओवैसी ने चुनावी नतीजों को 80-20 की जीत करार देते हुए कहा है कि उन्हें लगता है कि देश की डेमोक्रेसी में इस तरह के हालात अगले कई सालों तक रहेंगे। ओवैसी की पार्टी की तरफ से एक भी सीट ना जीत पाने पर उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी जनादेश का सम्मान करती है और फ्यूचर में जनता का यकीन जीतने के लिए कोशिश जारी रखेगी। पार्टी कड़ी मेहनत करेगी और अपनी खामियों को दूर करेगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम का फ्यूचर अच्छा होगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 20% मुसलमान हैं। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मेहनत करने के लिए पार्टी के नेताओं का आभार जताते हुए कहा है कि उनकी पार्टी गुजरात, राजस्थान और दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी। मतलब सियासी तमाशा जारी रहेगा। जय हिंद,
सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।